How are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 4 of your history book, Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. Children, मैं इस चैप्टर को आपको शॉर्ट में समझाऊंगी. You have to read the chapter deeply. Children, you have read about the tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. Children, हमने पिछली क्लासेस में देखा कि ट्राइब सोसाइटीज़ किस तरह की होती थी. अब उनके अपने अलग रिचुअल्स होते थे, अलग मान्यताएं होती थी, अलग कस्टम होता था जो कि उस समय की जो ब्राह्मण्स थे उनसे डिफरेंट होते थे. और जो कास्ट डिवीज़न था वो भी बहुत होता था. इसकी वजह से सोशल डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा था. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में भी डिफरेंसेस नहीं थे. जैसे कि ट्राइब्स की बात की जाए तो ट्राइब्स की भी लाइफ स्टाइल जो थी वो अलग अलग तरह की थी. लेकिन फिर जब कॉलोनियल पीरियड आया, दैट मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उनका टाइम आया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी. वो प्रॉब्लम्स क्या थी कि who were the outside being referred to as Dikus and how did they enslave the people of the region, what was happening to the tribal people under the British, how did their lives change. तो देखिए किस तरह से दिकूस कौन थे. इस चैप्टर में दिकूस के बारे में दिया गया हेडिंग में. तो वो कौन थे, आउटसाइडर कौन थे, और ब्रिटिश रूल के समय ट्राइब्स किस तरह के जीवन यापन कर रहे थे, उनके जीवन में क्या चेंज आया, ये सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में देखना है. चिल्ड्रन, मैं इस चैप्टर को शॉर्ट में आपको बताऊंगी. यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली. हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव. बाय द 19th century, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़. सम वर जूम कल्टिवेटर्स. अब बहुत सारे तरह के ट्राइबल ग्रुप्स थे. इनमें से कुछ जूम कल्टिवेशन करते थे. सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स. कुछ हंटर्स और गैदरर्स सामानों को इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे. कुछ जो थे वो हर्डर्ड एनिमल्स जो होते थे, एनिमल्स को पाल लेते थे या फिर उनको शिकार करना और उनको पालकर उनसे जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनसे अपना जीवन यापन करते थे. और कुछ जो होते थे वो सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन. कुछ सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक जगह स्थिर रह करके वो अपना जीवन यापन करते थे. तो जूम कल्टीवेशन क्या होता है, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं उनको काट दिया जाता है और सनलाइट धरती पर आने लगती है. तो नीचे जो भी कचरा होता है उसे जला करके उस कचरे में पोटास होती है, उसे लगा के बीजों को यूं ही छिड़क दिया जाता है. उसमें ज़मीन को खोदने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लफिंग की ज़रूरत नहीं होती. ज़मीन को खोद के बीजों को बिना खोदे ऐसे ही फैला दिया जाता है और फिर उससे जो फसल होती है वह जूम कल्टीवेशन कहलाता है. और बच्चों, उस जूम कल्टीवेशन में एक बार फसल होने के बाद दोबारा से वो यूज़फुल नहीं होती थी. तो इस तरह से वो जूम कल्टीवेशन कुछ करते थे, कुछ सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, एक जगह स्थिर होकर बाकायदा खेती वगैरह करते थे. और जो पावरफुल हो जाता था थोड़ा बहुत, वो मुखिया कहलाता था. फिर वो अपने खेतों में दूसरों से काम करवाता था और उसके बदले में उन्हें अनाज वगैरह प्रोवाइड करवाता था. तो और बाकी लोग उसको फॉलो करते थे, उसके जो नियम होते थे उसके बनाए हुए उन सभी को वो फॉलो करते थे. अब बात आती है कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ. कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट किया. तो व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ. जब ब्रिटिश बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइब चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल. दे एन्जॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड the right to administer and control their territories. In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changes considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British ऑफिशियल्स इन इंडिया. तो अब जब ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ कब्जा हो गया तो
जो उनका अधिकार थे, उनकी जो पावर थी वो कम हो गई। ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया और उनकी पावर्स को चेंज कर दिया। तो उनकी जो अब वो एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में काम करने लगे, उनको लगान वगैरह वसूल करके देते अपने लोगों से। वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो थे उनके साथ क्या हुआ। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। दे वॉन्टेड ट्राइबल group to settle down and become peasants cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state, so they introduced land settlement. That is, they measured the land, defined the right of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. अब जो जूम कल्टिवेटर्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ना जाएं, सेटल्ड कल्टीवेशन करें। और इसके लिए उन्होंने क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सोर्सेज जो थे वो रेगुलर बने रहें, तो उन्होंने लैंड सेटलमेंट बना दिए। वो ज़मीन को मेजर करवा देते और उसके हिसाब से वो उन्होंने उसमें राइट्स भी डिफाइन कर दिए और जो रेवेन्यू था उसे भी फिक्स कर दिया। इस तरह से जो लैंड ओनर्स होते थे वो क्या करते थे, वो जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन जिनको दी जाती उनसे काम करवाते और बाकी अपने यहाँ भी काम करवा के उनसे जो है वो लगान फिक्स जो कर दिया गया था उससे वसूल करते थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि जूम कल्टीवेशन जो है वो समाप्त कर दिया जाए, बट द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैज़ अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। फॉरेस्ट लॉ आपने पहले पढ़ लिया कि जो ट्राइब्स होते थे उनका जीवन जो था पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था, मतलब बहुत जो थे डायरेक्टली फॉरेस्ट से कनेक्टेड थे। तो फॉरेस्ट लॉ जब बनाया गया तो उससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, वहाँ पर उनको जूम कल्टीवेशन उन्हें बैन कर दिया गया, फ्रूट्स वो नहीं कर सकते थे, एनिमल्स की हंटिंग नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन में वो क्या करते, वो जीवन यापन करने के लिए वो फिर बाहर काम करने के लिए जाने लगे। और इस तरह से, लेकिन कुछ जो होते थे वो बाहर काम करने को अपनी इंसल्ट समझते थे और इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे किस में निकला, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, बगावत उनके अंदर पनपने लगी। जूम कल्टीवेशन उनको नहीं करने मिलता था तो वो फिर क्या करने लगे, वो बाहर जाके, गाँवों से बाहर जाके काम करने लगे। लेकिन इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक और ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो रेलवे ट्रैक्स उन्हें बिछाने थे तो लेबर की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने क्या किया, उनको सेटल करने की कोशिश की और सेटल करने के लिए फिर उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए और उन्हें बोला कि आप यहीं पर रहिए और अपना जो है कुछ एंट्री उनको दी कि आप यहाँ पर रह के जो है आप फसल उगाइए और अपना जीवन यापन कीजिए और साथ में हमको लेबर भी प्रोवाइड करवाइए, मतलब हमारे मजदूरी कीजिए। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को कम खर्चे में अच्छे लेबर प्रोवाइड होने लगे। और जो किसान थे उनको बहुत, जो ट्राइब्स थे उनको बहुत बाद में समझ में आया कि उनके साथ जो है वो छल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड। अब ट्रेड होने लगा 19th सेंचुरी तक आते आते जो ट्रेड था वो बहुत ही, क्योंकि आपको तो मालूम ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेड करने के लिए यहाँ आए थे, तो हमारे यहाँ का जो रेशम था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया बाहर आउटसाइड में। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने लोगों को तैयार किया। यूरोपियन मार्केट्स में जब इंडियन सिल्क की डिमांड बहुत बढ़ गई तो उन्होंने यहाँ पर उसको ग्रो करने के लिए मार्केट बढ़ाना शुरू किया कि किस तरह से ग्रो करवाया जाए। तो वो जो होता था एक कीड़े से, ककून्स नाम का जो कीड़ा होता है उससे बनता था। संथाल जनजाति के लोग जो थे वो उसे रखते थे, उसकी सुरक्षा करते थे और उससे फिर सिल्क निकालते थे। तो जो बीच में जो लोग होते थे, हजारीबाग जो कि अभी प्रेजेंट में झारखंड है, वहाँ पर जो है उस एरिया में संथाल के लोग ककून से सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते थे। तो उनको 3 या 4 रुपीज़ मिलते थे 1000 ककून्स के ऊपर। और इसके बाद जो लोग बीच में आते थे उनको काफ़ी फ़ायदा होता था, वो उनसे ख़रीदते और ले जाके ट्रेडर्स को बेचते, और ट्रेडर्स फिर उन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ को भेजते थे। तो इस तरह जो था उनको बहुत कम प्राइजेज़ में उनको जो है वो ग्रो करना पड़ रहा था सिल्क। तो उनको बहुत बाद में ये चीज़ समझ में आई और फिर उन्होंने कह दिया कि हम अब सिल्क को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और
धीरे धीरे वो अपने आप को उन्होंने, जो ट्रेडर्स थे वो और जो मार्केट से जो बीच में लोग आते थे उनसे चीज़ें लेने के लिए, सिल्क लेने के लिए, वो उन्हें अपना मेन दुश्मन समझने लगे। अब इसके बाद है द सर्च फॉर वर्क। द plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large number to work the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. अब इसके बाद जब उन्होंने ये सब मना कर दिया तो वो बाहर जाकर काम करने लगे। लेकिन जब ट्राइब्स जो थे वो बाहर, घर से बाहर जाकर काम करने लगे तो वहाँ भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि 19वीं सेंचुरी तक आते आते टी है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करवाई जाने लगी। आसाम में प्लांटेशंस लगाए गए, झारखंड में कोल माइंस जो थी उनको निकालने के लिए तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको वहाँ पर बंदी टाइप का बना लेते, बहुत लो वेजेस पर उनसे काम करवाते और उनको घर वापस भी नहीं जाने देते थे। अब क्लोजर लुक देखते हैं। थ्रू द 19th and 20th century, tribals groups in different parts of the country rebelled against the changes in law, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. The Kols rebelled in 1831 to 1932. Santhals rose in revolt in 1855. The Bastar Revolution in central India and broke out in 1910, and the Valli revolt in Maharashtra in 1940. अब ये जो चीज़ें हो रही थी तो इससे बहुत ज़्यादा जो ट्राइब्स थे वो परेशान हो गए और बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। कोल्स ने 1831 से 1832 तक रिवोल्यूशन किया। संथाल ने जो था वो 1855 में विरोध किया। बस्तर में 1910 में रेवोल्यूशन हुआ ट्राइब्स के द्वारा, और 1940 में महाराष्ट्र में भी जो ये रूल्स थे उनके खिलाफ में रेवोल्यूशन हुए। इसके बाद बिरसा मुंडा की इसमें कहानी आती है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे।